नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम साथ हैं और हम बात कर रहे हैं क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन शुरू कर चुके हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस और इसमें 2018 से 2023 तक के बीच के क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर इन सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक क्लोज टेस्ट हम करा चुके हैं, ये दूसरा क्लोज टेस्ट है हमारे इस सेशन का, इस किताब का। और अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो सीक्वेंस को जो है इस एडिशन के हिसाब से, इस किताब के हिसाब से मिला लें। इसके अलावा हम जो भी यहाँ डिस्कस करते हैं उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल को लिंक किया हुआ है यूट्यूब चैनल से, फ्रंट पेज पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी हम आज क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, ये क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल टीयर 1 4/6/2019 शिफ्ट थर्ड में आ चुका है। तो इस एग्ज़ाम के नाम के हिसाब से और डेट के हिसाब से भी आप इस क्लोज टेस्ट को अपनी किताब में अपने वाले एडिशन में ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये आपके सामने क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, देर किए बिना ही इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट को किस तरह से अटैम्प्ट करना है और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए ये मैं बता चुका हूँ। आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं 67, 68, 69। ये आपको जो है इन ब्लैंक्स के हिसाब से फिल करने हैं। ये रहा 66। ये 5 सेंटेंस जो है आपको दिए हैं। चूंकि टीयर 1 में आया है तो हो सकता है छोटा दिया हो, 5 के हिसाब से दिया हो, लेकिन छोटे बड़े से मतलब नहीं है, हमें तो सभी करने हैं। ईगर, देखिए ईगर वर्ड, ईगर एक एडजेक्टिव है। ईगर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो आपको दूसरी सिचुएशंस में भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह में देखने को मिल सकता है। ईगर एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग डिजायर और इंटरेस्ट टू डू समथिंग या फॉर डूइंग समथिंग। ये मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी अगर आप पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, तो वहां भी आया हुआ वर्ड है। तो ईगर के साथ आप टू प्लस बी वन यानी कि टू डू भी लगा सकते हैं, इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं। ये आपने इन्फिनिटिव लगा दिया। और ईगर के साथ आप फोर भी लगा सकते हैं। फोर अगर प्रीपोजिशन आपने लगा दिया तो यहाँ पर वो नाउन लिखना पड़ेगा आपको, और अगर वर्ब है तो उसको जिरेंट बनाना पड़ेगा। ये ईगर के साथ, ईगर एडजेक्टिव के साथ ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है ईगर प्लस 2v1, टू कंट्रोल, 2+v1, इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ये वर्ड मेरे सामने आ गया, मुझे लगा महत्वपूर्ण है, बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक, द ब्रिटिश नेवी हैड टास्क्ड एडमिरल बायरन। 66 में एक ब्लैंक दिया हुआ है और वर्ब यूज की गई है आपकी टास्क, और इस टास्क वर्ब का, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है एडमिरल बायरन। उसके बाद जो है ऑप्शन में आपको 66 के लिए प्रीपोजिशन दिए हुए हैं और ये प्रीपोजिशन, इन चारों प्रीपोजिशन में से कोई एक प्रीपोजिशन लगाना है और उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है जिसको आप जीरेंट कहेंगे, जीरेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है। द ब्रिटिश नेवी हैड टास्क्ड एडमिरल बायरन सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट। तो यहाँ पर 66 में कोई प्रीपोजिशन आना है। देखिए, ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये लगाए जाते हैं अपने मीनिंग और फंक्शन के हिसाब से, और जब हम इनको लगाते हैं तो हम देखते हैं कि किस चीज को, किस नाउन प्रोनाउन को किससे जोड़ रहे हैं। प्रीपोजिशन एक्चुअली में नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भी भाग से जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। वो वर्ब से भी जोड़ सकते हैं, वो नाउन से भी जोड़ सकते हैं, वो एडजेक्टिव से भी। जोड़ते नाउन प्रोनाउन को है लेकिन जोड़ किसी भी भाग से सकते हैं। प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव से भी जोड़ सकते हैं, एडवर्ब से भी जोड़ सकते हैं, वर्ब से भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखने के लिए कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, हमें समझना पड़ेगा इस टास्क वर्ब के मीनिंग को। टास्क वर्ब का, ये देखिए जो टास्क वर्ड है, ये टास्क वर्ड एक नाउन होता है, और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है पीस ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क टू डू या टू बी डन।
ये नाउन का मीनिंग होता है। लेकिन जब ये वर्ब होता है तब भी इसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही रहता है। जब ये टास्क वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू गिव समवन अ जॉब और वर्क टू डू, कोई काम किसी को करने के लिए दे देना। सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूँ, तो टास्क के साथ या टास्क के साथ मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। टास्क समवन विद समथिंग, इसके साथ विद प्रीपोजिशन यूज किया जाता है और उस प्रीपोजिशन के बाद आ जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। और अगर आपने विद के बाद कोई वर्ब लिखनी है तो आप उसको लिखेंगे जीरेंट की फॉर्म में, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट, विद डूइंग समथिंग। ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं टास्क के साथ, टास्क समवन विद समथिंग और टास्क समवन विद डूइंग समथिंग। तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टास्क का इस्तेमाल करके, सी टास्क्ड मी विद care, she tasked me with taking care of her children। ठीक है, विद यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया और इस प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। एक्चुअली मैं एक फ्रेजल वर्ब में लिखना चाह रहा था यहाँ, तब ध्यान नहीं आई, अब ध्यान आ गई, मैं वही लिखवा देता हूँ। सी टास्क मी विद लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। लुक आफ्टर का मतलब वही होता है टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, सी टास्क मी विद लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। अब चूंकि आपने विद प्रीपोजिशन लगा दिया तो लुक नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, लुकिंग लिखना पड़ेगा, जीरेड लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर आप पैसिव बनाने की कोशिश करें तो आप कैसे बनाएंगे, आई को उठाकर इधर ले आएंगे, टास्क का कर देंगे आई वाज टास्क्ड, ठीक है, विद ऐसे ही रहेगा, लुकिंग आफ्टर ऐसे ही रहेगा, लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन। तो इस तरह से आप दो स्ट्रक्चर हैं जो टास्क वर्ब के साथ फॉलो कर सकते हैं। एक तो टास्क समवन विद डूइंग समथिंग या विद समथिंग, एक हो गई आपकी बी टास्क्ड विद डूइंग समथिंग। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर मुख्यतः जो है टास्क वर्ब के साथ फॉलो की जाती है। ये एक्टिव में है या पैसिव में है, दोनों में ही प्रीपोजिशन जो है विद आप लगाकर चलेंगे। तो यही आपको यहाँ पर करना था, यहाँ पर आपको इन चारों में से विद ऑप्शन को चूज करना था। विद सेटलिंग, ये वो प्रीपोजिशन का सेटलिंग, विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया सेटलिंग और उसके बाद उसका अपना ऑब्जेक्ट लग गया एन आइलैंड। देखिए एक फ्रेज और होती है जो टास्क से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने कई सेंटेंसेस में उसको नोटिस किया है, और वो होती है टू टेक समवन टू टास्क। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये वाला टू प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद टास्क ही लिखा रहेगा। इसका क्या मतलब होता है, टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन। देखिए मेरे सामने कोई वर्ड आ जाता है तो मैं उससे रिलेटेड सारे जो है चीजें बता देता हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ पर 5 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, उन 5 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 50 क्वेश्चंस करने की तरकीब बताई जा रही है। वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग आपको दी जा रही है कि 5 क्वेश्चंस की हेल्प से आप 50 सेंटेंस भी कर सकें। अब मेरे सामने टास्क आया तो मैंने ये भी बता दिया, अब अगले 3-4 5 50-100 सेंटेंस छोड़ के आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, फिर क्या करोगे। टू टेक समवन टू टास्क का मतलब है टू क्रिटिसाइज समवन और टू स्पीक एंग्रीली टू समवन फॉर समथिंग दैट you have
डन और समवन हैज डन। ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया उसके लिए उसको क्रिटिसाइज करना या उससे गुस्से में बात करना, डेट समवन हैज डन। ठीक है, ये अगर लिखा हुआ आ जाए तो इसको भी जो है ध्यान में रखना। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। तो यहाँ पर क्या हो जाना था, विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होना था 66 में। विद स्ट्रक्चर को फॉलो, विद को इस स्ट्रक्चर में हम विद प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। द ब्रिटिश नेवी हैड टास्क एडमिरल बायरन विद सेटलिंग इन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट। 67 को देख लेते हैं क्या होना चाहिए। 67 के ऑप्शन आपके सामने ये आ गए। क्या लिखा हुआ है, सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट देयर व्हेन वेयर वेयर एवर। देखो यहाँ पे जो है शिप्स कुड रीसप्लाई, एक क्लोज लगी हुई है, एक क्लोज इससे पहले आ गई है वाली, तो दो क्लोजेज अगर आपके पास हैं तो आपको कंजंक्शन तो चाहिए चाहिए निश्चित रूप से। तो देयर को तो हटा दो, देयर तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, इसको तो हमने ऐसे ही हटा दिया। अब व्हेन, वेयर और वेयर एवर तीनों ही एडवर्ब होने के साथ साथ कंजंक्शन भी हो जाते हैं। व्हेन जो है एडवर्ब भी हो जाएगा और कंजंक्शन भी हो जाता है, वेयर एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है, वेयर एवर एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि आपको जो कंजंक्शन चाहिए वो किस नेचर का चाहिए। क्या आप यहाँ पर टाइम रिलीवेंट फंक्शन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं? ये जो व्हेन होता है ये चाहे एडवर्ब हो चाहे कंजंक्शन हो, इसका टाइम रिलीवेंट फंक्शन ही होता है। जब ये एडवर्ब होता है तो टाइम की इंक्वायरी करने के लिए, किसी एक्शन के, किसी इवेंट के टाइम की इंक्वायरी करने के लिए हम इसको लगाते हैं कि ये चीज कब हुई। जब कंजंक्शन होता है तब भी हम इसको लगाकर जिस क्लोज को जोड़ते हैं वो क्लोज एडवर्ब टाइम ही होती है, मेन क्लोज की वर्ब के टाइम को ही रिफर कर रही होती है। तो व्हेन तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी टाइम रिलेवेंट फंक्शन को एक्सप्रेस नहीं करना है। हमें चाहिए यहाँ पर एक ऐसा कंजंक्शन जो कि प्लेस को रिफर करे, क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, साउथ अमेरिकन कोस्ट लिखा हुआ है। साउथ अमेरिकन कोस्ट जो कि एक प्लेस है, तो हम यहाँ पर प्लेस को रिफर करना चाह रहे हैं। चलिए वेयर को और वेयर एवर को जरा नजदीक से जान लीजिए, इनके डिफरेंस को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला वर्ड सुटेबल है। देखिए वेयर की अगर मैं बात करूं तो ये वेयर वर्ड जैसे कि मैंने भी बताया एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। पहले मैं इसके एडवर्ब वाले फंक्शन को आपके सामने रखता हूं। वेयर जब एडवर्ब होता है तो किसी प्लेस या पोजीशन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, पोजीशन के बारे में पूछने के लिए लगाया जाता है, पूछने के लिए लगाया जाता है, इंक्वायरी करने के लिए, इंटेरोगेट करने के लिए, कुछ भी कह दीजिए। और ज्यादा मैं स्पेसिफिक मीनिंग इसका लिखना चाहूँ या वो मीनिंग लिखना चाहूँ जो आपको गूगल वगैरह पे डिक्शनरी पर मिलेगा देखने को, तो वेयर का मतलब होता है इन, एट और टू व्हाट प्लेस। ठीक है, ये लिखा हुआ आता है, यानी कि किसी प्लेस को, किसी स्पेसिफिक और किसी स्पेसिफिक प्लेस या पोजीशन के बारे में ही हम यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में ही पूछ रहा हूँ, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और किसी स्पेसिफिक प्लेस को मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसी स्पेसिफिक प्लेस या पोजीशन के बारे में पूछने के लिए हम वेयर का एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देख लेते हैं जब ये कंजंक्शन होता है तो इसके क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या मीनिंग हो सकते हैं। वेयर जब कंजंक्शन होता है तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो ये कि ये सिर्फ कंजंक्शन और एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा और प्लस एडवर्ब के फंक्शन में होगा, और दूसरा ये कि ये कंजंक्शन होगा प्लस रिलेटिव एडवर्ब होगा। अब ये रिलेटिव एडवर्ब बिल्कुल आप नई फ्रेज सुनोगे या नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया मैंने यहाँ पर। वो काफी सारे ग्रामर इसके बारे में जानते नहीं होंगे। रिलेटिव एडवर्ब एक्चुअली में कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी तो है नहीं या कोई ऐसा ऑफिशियल पार्ट ऑफ स्पीच तो है नहीं, लेकिन मैं फंक्शन के आधार पर शब्दों को एक नया नाम देने का आदी हूँ, उनको एक नई टर्मिनोलॉजी में लाने का आदी हूँ। अब देखिए इसके जरा फंक्शन आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अभी पता लग जाएगा कि रिलेटिव एडवर्ब में इसको क्यों कह रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा,
सी डजंट नो वेयर हर फादर हैज गॉन। आप अगर इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां से मैं शुरू करता हूं। ये आपको पता ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, एडवर्ब लग गया। नो आपको पता है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहाँ है उसका ऑब्जेक्ट? एक्चुअली में उसका ऑब्जेक्ट ये पूरी की पूरी क्लोज ही है। ये पूरी की पूरी क्लोज है। अगर ये पूरी की पूरी क्लोज इसका ऑब्जेक्ट हो रही है तो इस मीन्स आप इसको नाउन क्लोज कंसीडर करोगे। अब आपने इसको नाउन क्लोज कंसीडर कर दिया तो अब इस क्लोज के अंदर देख लेते हैं क्या है। वेयर क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है। हर फादर क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। गोन यहाँ पर इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही थी। लेकिन हमें यहाँ पर बताना था कि उस एडवर्ब प्लेस के बारे में कि वो ये जो गो वाली एक्टिविटी है कहाँ हुई है, इसका प्लेस क्या था, ये एक्शन किस प्लेस से रिलेट किया गया। तो उस एडवर्ब प्लेस को हमने कहाँ लिखा? शुरू में लिखा। और वो इसलिए क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करते वक्त जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड होता है वो शुरू में लिखा जाता है और वो कंजंक्शन का काम भी कर देता है। तो यहाँ पर ये जो वेयर है, यहाँ पर ये जो वेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये प्लेस को रिफर कर रहा है इस गोन वर्ब के, या इस एडवर्ब प्लेस को रिलेट किया गया है इस गो वर्ब से, तो इसलिए एडवर्ब प्लेस है। और ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो असर्टिव में लिखी जाती है, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखकर असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है। तो यहाँ पर वेयर जो है कंजंक्शन और एडवर्ब है, ये वाले फंक्शन में आ गया। अब एक सेंटेंस मैंने थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज करके ये लिखा, आई फाउंड अ सिटी वेयर द फूड was फ्री। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस देखने की कोशिश करो आप। ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब इस वेयर के फंक्शन पर आप ध्यान देंगे तो ये वेयर जो है कंजंक्शन तो है ही, कंजंक्शन होने के साथ साथ ये एडवर्ब भी हो रहा है, क्योंकि ये जो है एडवर्ब वो प्लेस है एक्चुअली में, और ये रिफर कर रहा है इस ये जो सिचुएशन थी, यानी कि ये वाली जो वर्ब थी, ये जो स्टेट थी, इस स्टेट के प्लेस को कि कहाँ पर, किस लोकेशन पर, किस पोजीशन पर फूड फ्री था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो वेयर वर्ड है ये अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट के मीनिंग को रिलेट कर रहा है। भाई इस सिटी में ही तो फूड वाज फ्री था, इस सिटी में ही तो फूड फ्री था, है ना। द फूड वाज फ्री इन द सिटी, और ये कौन सी सिटी की बात कर रहा हूं मैं? इस वाली सिटी की, दैट वाज फाउंडेड बाय मी। ठीक है, ये जो फूड वाज फ्री वाली सिचुएशन थी, ये जो फिनोमिना था, ये उस सिटी में ही तो था। एक्चुअली में उस सिटी को हमें यहाँ इस क्लोज में लिखना था, लेकिन वो सिटी तो उस फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसको रिलेट करने के लिए जिस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं उसी तरह से हमने एक रिलेटिव एडवर्ब यूज किया, एक रिलेटिव एडवर्ब यूज किया इस सिटी के मीनिंग को वहां पर रिलेट करने के लिए। देखो कई बार ग्रामेरियंस या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स इसको रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहने से बिल्कुल बचूंगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अगर होता तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता। भाई प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? अगर आप किसी वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन या प्रोनाउन कह रहे हो तो प्रोनाउन का बेसिक फंक्शन क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये वेयर बन ही नहीं रहा, वेयर बन रहा है एडवर्ब। किसके लिए? इस वाली क्लोज के लिए, इस वाली वर्ब की स्टेट की पोजीशन या लोकेशन, ज्योग्राफिकल पोजीशन बताने के लिए। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन न कह के आप इसको कंसीडर करेंगे रिलेटिव एडवर्ब। हाँ, रिलेटिव में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अभी भी अपने एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। तो इसका फंक्शन तो रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा है, अपने एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज में रिलेट करना, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। इसको एडवर्ब कंसीडर करोगे तो इस फंक्शन को कहा जाता है वेयर के रिलेटिव एडवर्ब। और जब ये रिलेटिव एडवर्ब होता है तो कंजंक्शन भी होता है। एक सेंटेंस लिखकर और समझाता हूं। मैंने लिखा वी लिव इन अ कंट्री वेयर पीपल
वैल्यू डाइवर्सिटी, विविधता। ठीक है, अब देखो फिर वही बात हो गई, लिव इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर कंट्री, वेयर यहाँ पर कंजंक्शन तो है ही। अब प्यूपिल क्या है, सब्जेक्ट है। सबऑर्डिनेट क्लोज को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो प्यूपिल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वैल्यू हो गई हमारी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। तो इस ये जो रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज ही कहेंगे इसे, ये जो रिलेटिव क्लोज है, इस रिलेटिव क्लोज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वर्ब के पास, इस क्लोज में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तो इसको आवश्यकता ही नहीं है, इसको आवश्यकता है एडवर्ब की, और वो भी एडवर्ब प्लेस, और वो एडवर्ब प्लेस होना चाहिए था वो कंट्री जिसमें हम रहते हैं, हमारे कंटेक्स्ट में वो इंडिया है, एडवर्ब प्लेस होना चाहिए था अ कंट्री। तो इस क्लोज में प्यूपिल वैल्यू डाइवर्सिटी में अ कंट्री को जोड़ा जाना था, इन अ कंट्री को जोड़ा जाना था एडवर्ब प्लेस बनाकर, लेकिन वो कंट्री तो उस मेन क्लोज का हिस्सा है, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो उस एंटीसीडेंट को, उसको रिलेट करने के लिए हमने वेयर को लगाया है। तो वेयर यहाँ पर कंजंक्शन भी है और इसको रिलेट भी कर रहा है, लेकिन अभी भी वो है तो एडवर्ब ही, अभी वो प्लेस को ही तो रिफर कर रहा है। भाई रिलेटिव प्रोनाउन तो हम इसको तब कह देते हैं जब ये रिलेटिव फंक्शन में होता, और प्रोनाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता, लेकिन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन उसी वर्ड को कहा जा सकता है जो रिलेटिव प्रोनाउन में भी हो, जो रिलेटिव फंक्शन में भी हो और प्रोनाउन भी हो। प्रोनाउन मीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा हो सबऑर्डिनेट क्लोज का। तो वेयर यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एडवर्ब ही रहता है वो, तो इसको रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। ये फंक्शन होते हैं यहाँ पर वेयर के। अच्छा, एक और वर्ड आपके सामने आया था, वेयर एवर। देखिए वेयर एवर का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वेयर एवर का मीनिंग होता है इन, एट और टू एनी प्लेस, या फिर एवरी प्लेस। अब वेयर एवर के साथ सिचुएशन ऐसी है कि वेयर एवर किसी इनडेफिनिट, देखो एनी प्लेस को या एवरी प्लेस को रिफर कर रहा है, एनी और एवरी दोनों ही इनडेफिनिट नेचर के डिटर्मिनर है, अनस्पेसिफिक है। तो ये जो वेयर एवर है किसी ऐसे प्लेस को रिफर करता है जो अनस्पेसिफिक हो, इनडेफिनिट हो, जिसके बारे में पता नहीं है, किसी इनडेफिनिट या अनस्पेसिफिक प्लेस को रिफर करता है, चाहे कंजंक्शन बनाकर लिख दो या फिर एडवर्ब बनाकर लिख दो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हम अगर अपने क्लोज टेस्ट पर दोबारा से ध्यान डालें तो हमारे क्लोज टेस्ट पर हमें देखकर पता चलेगा कि हमारे पास जिस प्लेस को हम रिफर करना चाह रहे हैं उस प्लेस को तो हम जानते हैं, भाई इसी प्लेस को तो रिफर करना चाह रहे हैं हम, तो इस प्लेस के बारे में तो हमें पता है, तो इसको अनस्पेसिफिक तो नहीं कह सकते, ये तो स्पेसिफिक हो गया। तो किसी स्पेसिफिक प्लेस को रिफर करने के लिए हमें वेयर लेना है, और वेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन प्लस रिलेटिव एडवर्ब के फंक्शन में। वेयर यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो 67 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। वेयर एवर हम इसीलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये अनस्पेसिफिक या किसी इनडेफिनिट प्लेस को रिफर करता है, जबकि हमारे पास तो वो स्पेसिफिक प्लेस लिखा हुआ है। 67 हो गया, 68 पर चल लेते हैं। देखिए इतना लॉजिकल आपको रहना ही पड़ेगा, इतना आपको सीखने पड़ेगा। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। आप अपने पुराने तौर तरीकों से, आपने किरण पब्लिकेशन को 2 बार लगा लिया, 2 बार एमबी पब्लिकेशन को लगा लिया, खूब सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, फिर भी आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हर एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो कितना भी आसान क्वेश्चन पेपर क्यों ना रख दे, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे डालता ही है जिनके लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो रटी रटाई चीज़ों से बाहर की होनी चाहिए। तो आपको अपने दिमाग को जो है इतना शार्प करना ही पड़ेगा, आपको इस तरह से सोचना ही पड़ेगा। 68 के ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, वेयर शिप्स कुड रीसप्लाई एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव टू द ईस्ट इंडीज। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, एल लगा हुआ है एक आर्टिकल। यहां पर हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, उसके बाद टू प्रीपोजिशन लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूट लिखा है, रोड लिखा है, पाथ लिखा है, मीन्स लिखा है। देखिए रोड और पाथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सी की। ठीक है, कोस्ट की बात हो रही है, शिप्स की बात हो रही है।
तो रोड जो है, रोड तो सरफेस पे होती है, रोड कहा जाता है उस कॉन्क्रीट सॉलिड पाथ को जो कि हम सरफेस पे बनाते हैं अपने व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए, ठीक है, रोड उसको कहते हैं। पाथ जो है ना, पाथ भी सरफेस पे ही होता है। पाथ का मतलब होता है अ वे और ट्रैक फॉर वॉकिंग। रोड पर आप व्हीकल्स ले जा सकते हैं, पाथ में नहीं ले जा सकते, पाथ छोटे होते हैं और ये वॉकिंग पर्पस के लिए होता है, अ वे और ट्रैक फॉर वॉकिंग। अब ये जो वॉकिंग होती है ये भी अर्थ सरफेस पे होती है, अर्थ सरफेस पर ही हम वॉक कर सकते हैं, पानी पे वॉक नहीं कर सकते, हम हवा में वॉक नहीं कर सकते। तो ये जो पाथ है ना, ये भी अर्थ सरफेस पर ही पाए जाते हैं, अर्थ सरफेस पर ही पाए जाते हैं, पर ही होंगे, ठीक है। कभी आप गांव देहात की तरफ गए हो तो आपने देखा हो जंगल में छोटे छोटे पाथ बना दिए जाते हैं, इस खेत से उस खेत को जाने के लिए, उन सबको पाथ ही कंसीडर करोगे आप, रोड कंसीडर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एन अल्टरनेटिव पाथ या रोड तो आप लगा नहीं सकते। मीन्स का मतलब जानते हैं क्या? मीन्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा वर्ड है और भी आता रहता है आपके सामने। मीन्स का मतलब होता है, मीन्स का जब नाउन होता है तो मीन्स का मतलब होता है अ मीडियम, a way, a method of doing something। किसी चीज को करने का मेथड या कोई मीडियम, कोई तरीका, उसको हम मीन्स कहते हैं। ये थोड़ा ऐसा वर्ड है जो मेटाफोरिकल सेंस में होता है। कोई मेथड आपको दिखेगा थोड़ी, वो एक मेटाफोरिकल कह रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है। किसी चीज को करने का तरीका आपने देखा है क्या? नहीं, बट आप जानते हैं, आपके दिमाग में है वो। तो जो चीजें आप देख नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, सिर्फ आपके दिमाग में है, वो उनको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो ये इसका जो मीनिंग है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है। तो यहाँ पर किसी ऐसे मीन्स की तो बात की नहीं जा रही है, किसी चीज को करने के मेथड को ढूंढा नहीं जा रहा है, यहाँ पर होना चाहिए था रूट। रूट का मतलब हो सकता है अ वे और डायरेक्शन बिटवीन प्लेसेस, बिटवीन टू प्लेसेस, टू प्लेसेस या टू पॉइंट, उसको रूट कहा जा सकता है। 68 में हो जाना चाहिए था यहाँ पर रूट, ठीक है। एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव रूट टू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज को, ईस्ट इंडीज के लिए रूट फाइंड करने के लिए जो है उसको भेजा गया होगा। 68 हो गया, 69 हो गया, 69 पर आ जाते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आपको पता है, कभी आपने अगर वर्ल्ड का नक्शा उठा के देखा हो तो अज्यूम की लीजिए, कर लीजिए। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, एडमिरल बायरन कन्फ्रंटेड द वर्ड्स बॉडी ऑफ वाटर। देखिए ये जो वर्ड है, ये पजेसिव केस लगाया गया है, पजेसिव नाउन लगाया गया है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस है। पजेसिव नाउन के बाद, पजेसिव नाउन के बाद, पजेसिव केस के बाद आना चाहिए जो भी आएगा पजेशन, ठीक है। और पजेशन लिखा हुआ है बॉडी नाउन, तो इस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव ही लगा होगा या कोई कुछ और देख लेते हैं, कोई और दूसरा नाउन लगा है। तो ऑप्शन में दे रखे हैं एडजेक्टिव, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में दे रखे हैं। आगे ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद वाटर लगाया, ये प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव की तरह आ गई बॉडी के बारे में बताने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर किसी कंपैरिजन, किसी 1 to 1, कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 to 1 कंपैरिजन हो रहा है, एक और एक के बीच में कोई कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर एक थिंग है और यहाँ पर एक थिंग या प्लेस को रिफर किया जा रहा है या पर्सन को रिफर किया जा रहा है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी चाहिए। तो लार्जर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, मोर लार्जर तो सिंटैक्टिकली गलत है, या तो आप लार्जर ही यूज करते हो या मोर ही यूज करते हो। और वैसे भी ये यहाँ पर कंपैरिजन का सेंस ही नहीं है, इंटेंडिंग सेंस 1 to 1 कंपैरिजन का नहीं है। इंटेंडेड सेंस यहाँ पर 1 वर्सेस ऑल कंपैरिजन का है, यानी कि यहाँ पर होनी चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर लार्ज भी नहीं आएगा, लार्जेस्ट आएगा। कैसे पता चला लार्जेस्ट आएगा? क्योंकि देखो बात की जा रही है पूरे वर्ल्ड की बॉडी वाटर की। दुनिया में जितनी भी बॉडी ऑफ वाटर है, इस वर्ड इस ये जो WORLD जो पजेसिव केस में वर्ड यूज किया गया है, इसने कंपैरिजन को 1 वर्सेस ऑल का कर दिया। तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, मतलब
मोस्ट लार्ज यानी कि लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर के बारे में बात की जा रही है। कहने का मतलब है वर्ड लिखकर आपने कंपैरिजन को वन वर्सेस ऑल कर दिया, और वन वर्सेस ऑल के कंपैरिजन में आपको लगानी चाहिए थी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि वर्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे दिमाग में आता है, वो ये कि इस लार्जेस्ट से पहले हमने द यूज क्यों नहीं किया। आपने पढ़ा होगा ना कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आपके सामने है तो सुपरलेटिव डिग्री डेफिनेट हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, वो कोई एक ही होती है। ये जिस भी वर्ड के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगी, वो नाउन के पहले लगेगी, जैसे यहाँ बॉडी के पहले लगी, तो इस सुपरलेटिव डिग्री ने इस बॉडी को डेफिनेट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। तो इससे पहले द आर्टिकल क्यों नहीं लगा, क्योंकि द आर्टिकल लगाया जाता है डेफिनेट या स्पेसिफिक नाउन से पहले। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर, जरा इस बात को समझ लीजिए कि लार्जेस्ट से पहले द आर्टिकल क्यों नहीं लगा। देखो, क्लोज टेस्ट आपका हो गया, ऑप्शन मैंने बता दिया कि वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन कर दिया गया है सारी दुनिया की बॉडी ऑफ वाटर को इंक्लूड कर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसा आया है जो कि बहुत आपके काम आएगा, इस बात को समझने की कोशिश करो। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं, उसको डेफिनिट या स्पेसिफिक करने के लिए। अब यहां पर उसको डेफिनिट या स्पेसिफिक करने का काम कर दिया वर्ड ने। भाई ये जो पजेसिव नाउन आपने लगाया है, एक तरह से ये यही बताने के लिए तो लगाया है कि किस बॉडी की बात हो रही है, किसकी बॉडी की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर जो वर्ड है उसको डेफिनिट या स्पेसिफिक ही तो कर रहा है। तो अब दोबारा से उसको डेफिनिट या स्पेसिफिक करने के लिए द आर्टिकल लगाने की क्या जरूरत है। जरा इस तरह से समझ के देखो, मैंने लिखा द एल्डेस्ट सिस्टर। सिस्टर एक नाउन था, हमने एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा दिया, एक एडजेक्टिव लगाया जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री में होने की वजह से इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को डेफिनेट या स्पेसिफिक कर दिया, ये बता दिया कि ये जो सिस्टर होगी वो एक ही होगी, कोई डेफिनेट होगी, स्पेसिफिक होगी। तो इस नाउन की डेफिनिट या स्पेसिफिकनेस को दिखाने के लिए हमने ये आर्टिकल लगाया द, जो कि इस नाउन के लिए लगाया गया है, इसकी स्पेसिफिकनेस दिखाने के लिए। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहां पर माई एल्डेस्ट सिस्टर, नाउन, अभी भी ये सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव, इसके लिए आ गया। अब ये जो माई डिटर्मिनर मैंने लगाया है, इस डिटर्मिनर ने भी तो सिस्टर को स्पेसिफिक कर दिया, इसके दायरे को स्पेसिफिक कर दिया। भाई एल्डेस्ट सिस्टर बहुत सारी हैं, आपकी एल्डेस्ट सिस्टर होगी, आपके साथ जो लड़का बैठा हुआ है उसकी कोई एल्डेस्ट सिस्टर होगी, इसकी भी एल्डेस्ट सिस्टर है, मेरी भी एल्डेस्ट सिस्टर है। लेकिन बात किस वाली एल्डेस्ट सिस्टर की जा रही है, जो मुझसे रिलेट करती है। ये मैंने जो पजेसिव डिटर्मिनर लगाया है, इस पजेसिव डिटर्मिनर ने भी तो सिस्टर को स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया। तो डेफिनेट और स्पेसिफिक करने के लिए हम द आर्टिकल लगा रहे थे, वही फंक्शन आपने डिटर्मिनर लगाकर कर दिया। तो अब द आर्टिकल लिखने की जरूरत ही कहां रही। भाई द आर्टिकल लगा रहे थे उसकी डेफिनेटनेस या स्पेसिफिकनेस दिखाने के लिए, उस फंक्शन को तो भली भांति माई ने पूरा कर दिया। अब इस माई, जैसे ये माई डिटर्मिनर है, ये तो एक प्रोनाउन है। अगर किसी नाउन में ये पजेसिव फंक्शन दिखाना हो तभी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो हम अगर लिखना चाहें राहुल अपोस्ट्रोफी एस एल्डेस्ट सिस्टर, तो इस तरह से नहीं लिख सकते क्या। भाई ये जो पजेसिव नाउन है, ये क्या है, ये नाउन में पजेसिव फंक्शन को दिखाने के लिए तो लगाए जाते हैं, और ये जो डिटर्मिनर है ये प्रोनाउन में पजेसिव फंक्शन को दिखाने के लिए लगाए जाते हैं। तो पजेसिव, ये भी पजेसिव फंक्शन में होता है, ये भी पजेसिव फंक्शन में होता है, बट ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। जिस तरह से ये सिस्टर को स्पेसिफिक कर रहा था, उसी तरह से इसने सिस्टर को स्पेसिफिक कर दिया। तो द आर्टिकल लगाने की आवश्यकता ही कहाँ है, यहां से भी एरर आती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रख के चलेंगे। ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन, 69 का 4। एडमिरल बायरन कन्फिटेड द वर्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, फिर उसके बाद सेमीकोलन द एंडलेस पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन की बात की जा रही है, आगे चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ए मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू, यहाँ पर से पहले मैं जो है ऑप्शन ले लेता हूँ 70। आफ्टर ए मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू ओरिजॉन ए टाइनी आइलैंड came out, appeared, soared, yes, stood up।
देखिए स्टूड अप का तो बिल्कुल मीनिंग या गजब हो गया। स्टैंड अप आपने अपनी क्लास में सुना होगा, स्टैंड अप किसे कहते हैं? जो सिट किया हुआ हो, जो नीचे बैठा हुआ हो, जो नीचे पोजीशन में हो, उसको कहते हैं स्टैंड अप। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ये जो कोई आइलैंड है वो पहले नीचे बैठा होता खड़ा हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। शॉर्ट जो है वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद आगा ऑब्जेक्ट। आगे कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लगा हुआ है फुल स्टॉप, तो यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं आ सकता। एपियर्ड और केम आउट, देखो इन दोनों की मीनिंग को समझ लो। एपियर का मीनिंग आपको पता ही है, यहाँ पर एक्चुअली एपर ही होना है। केम आउट क्यों नहीं होना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। कम आउट का मीनिंग अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कम आउट का ये फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब है टू बी कम नोन। एक मीनिंग तो इसका ये हो गया टू बिकम नोन, और दूसरा मीनिंग इसका हो जाता है एपियर, APPEAR, एपियर या टू बी पब्लिश्ड या टू बी रिलीज्ड या टू अपियर। अब देखिए ये जो तीनों मीनिंग मैंने लिखवाया है ना, टू अपियर, टू बी पब्लिश, टू बी रिलीज, ये कभी किसी बुक या मैगजीन को, कभी हम कहें कि अ बुक केम आउट इन जनवरी, तो इसका मतलब क्या है? वो बुक जनवरी में पब्लिश हुई, ठीक है। बुक या कोई मैगजीन को सब्जेक्ट बनाकर रिफर करे तो उस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। पहले मीनिंग पर अगर ध्यान दे, टू बिकम नोन, देखिए कोई भी चीज नॉन हो गई यानी कि पब्लिक को, टू बिकम नोन टू द पब्लिक, इसका मतलब वो पहले क्या थी? हिडन थी। केम आउट की अगर स्ट्रक्चर पर आप ध्यान दो तो केम तो वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ये जो आउट लगा है ये एडवर्ब लगा है, और एडवर्ब लगा है लोकेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए या प्लेस बताने के लिए। जिसको आप आउट रेफर कर रहे हो वो पहले इन रही होगी। भाई अगर आप लोकेशन कह रहे हो कि ये चीज केम आउट आई, तो इंटेंडेड मीनिंग ये है कि पहले वो इन रही होगी। आउट तो कोई चीज तभी आ सकती है जब पहले वो इन रही हो। इन का मतलब हिडन, यानी कि कोई चीज पहले इन रही होगी मतलब हिडन रही होगी, अब वो पब्लिक को नोन हो गई, उसको आप कह सकते हो कम आउट। यानी कि कोई चीज ऐसी थी जिसके बारे में पता नहीं था, अब उसको डिस्कवर कर लिया गया, अब उसके बारे में बता दिया गया, तो अब वो पब्लिक को नॉन हो गई, अब वो सबके सामने आ गई। उस कंटेक्स्ट में आप कम आउट को यूज करते हो। कम आउट को जब आप, कम आउट फ्रेजल वर्ब को जब आप यूज करते हो तो ये इंटेंडेड सेंस रहता है कि कोई ऐसी चीज, ये किसी ऐसे एक्शन को रिफर कर रहे हैं जिसमें कोई चीज पहले इन रही होगी, हिडन रही होगी, जिसके बारे में पता नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा मीनिंग यहां पर है? ऐसा कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है, ऐसा कोई कंटेक्स्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो टाइनी आइलैंड पहले हिडन था, उसको डिस्कवर कर लिया गया, उसके बारे में हो सकता है पहले से पता हो। तो यहाँ पर कम आउट नहीं लगानी चाहिए, यहाँ पर लगानी चाहिए सिंपल एपियर्ड। जब वो एडमिरल बायरन जा रहे थे, पहले उन्हें पैसिफिक आइलैंड मिला, उसको वहां से निकलने के बाद उन्हें टाइनी आइलैंड जो है वहां पर एपियर हुआ, उनको दिखा। तो यहाँ पर हो गया 70 का दूसरा। आगे फिर पढ़ लेते हैं, पूरा क्लोज टेस्ट ही कंप्लीट करते हैं। बायरन जोयसली डिस्क्राइब द आइलैंड्स ब्यूटीफुल अपीयरेंस सराउंडेड बाय ए बीच ऑफ द फाइनेस्ट वाइट सैंड एंड कवर्ड विद ऑल ट्रीज। ठीक है, ये कोटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं बायरन के। इसी तरह से जो है हमें क्लोज टेस्ट को करना है, लॉजिकल रहना है। कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको बताने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।